नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपका लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वे लोग पढ़ पाएँ और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ दोस्तों, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर मुझे बहुत प्रेरित करती है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण विषय को अध्ययन करेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी हो या आपके जितने भी हिंदी टीचिंग एग्जाम, जैसे अभी एकलव्य मॉडल स्कूल की वैकेंसी आई है, उसकी परीक्षा होगी, उसमें भी ये प्रश्न आते हैं। क्योंकि व्याकरण एक ऐसा विभाग है, व्याकरण एक ऐसा पाठ है, ये लगभग बड़ी-बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है। तो आज हम व्याकरण को अध्ययन करेंगे, महत्वपूर्ण विषय को। आप उड़ीसा में पीजीटी, टीजीटी हो जाए या अभी फिलहाल अभी जो वैकेंसी आई है या आगे आने वाली है, ये व्याकरण आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को, व्याकरण को आप देखकर परीक्षा में जाना है, क्योंकि व्याकरण एक ऐसा पाठ है आपको कंफ्यूज कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम व्याकरण शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे समास को अध्ययन करेंगे। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो, व्याकरण में जितने भी विषय है, व्याकरण ऐसा विषय है, आप कहानी, उपन्यास ये सब को तो आसानी से याद रख लोगे, लेकिन व्याकरण एक ऐसा विषय, इस पे आपको नियम को याद रखना बहुत जरूरी है। नियम में कैसे प्रयोग होते हैं, किस तरह चीजों को बताया जाता है, हर एक चीजों को आपको याद रखना है, क्योंकि देखोगे आप परीक्षा में आपको 4 ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है ना? तो इसे अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। समास क्या है? याद रखो, समास के शाब्दिक अर्थ को क्या कहते हैं हम लोग? संक्षेप करना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षेप करना। संक्षेप तो आप जानते होंगे ना, जो शॉर्ट करना जिसे कहते हैं, संक्षेप करना। परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, समास की शाब्दिक अर्थ क्या है, और समास को दूसरे शब्द में भी बताया जाता है। क्या? समास को क्या किया जाता है? विग्रह भी किया जाता है। क्या किया जाता है? विग्रह। ठीक है, ये चीजों को आपको याद रखना है, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए, और समास को अन्य शब्दों में क्या कहते हैं? समस्त पद भी कहते हैं, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास क्या है ना? दो संबंध शब्दों को पास पास ला बिठाने का नाम समास है। मतलब एक शब्द होगा, उस एक शब्द को यदि शॉर्ट कर दिया जाए, शॉर्ट करके संक्षिप्त में लिखा जाए, उसे हम लोग समास कहते हैं। समास एक प्रक्रिया है। संधि में दो शब्द रहते हैं और समास में दो शब्द क्या होते हैं? पास पास लाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, एक शब्द है गंगा जल। वास्तव में यहाँ पर विग्रह करके यहाँ पर बताया जाएगा गंगा का जल है, लेकिन यदि इसमें बीच में इसे क्या बोला जाता है? परसर्ग। परसर्ग यदि हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? गंगा जल। तो ये संक्षिप्त करके कहा गया। यहाँ गंगा और जल का पास पास लाया गया है, बीच के का को लोप कर दिया गया है। देख रहे हो ना, यहाँ पे के का ये सब क्या है? ये सब परसर्ग है, इसको लोप कर दिया गया है। इसी तरह घुड़सवार, पुस्तकालय आदि कई उदाहरण। सही बात है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। क्या है? हाँ, ये मुख्य है बच्चों, याद रखना है। पहले को हम लोग कहते हैं पूर्व पद, जैसे यहाँ पर गंगा, घोड़ा, पुस्तक, और दूसरे को क्या कहते हैं? उत्तर पद। याद रखो, समास में जो दो पद है ना, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, पूर्व पद और उत्तर पद।
जितने भी समास है, हर समास में कौन सा पूर्व पद प्रधान होगा तो उत्तर पद गौण होगा, कौन सा उत्तर पद प्रधान होगा तो पूर्व पद गौण होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में पूरे ही समास क्या होता है, पूरे समास ही कैलकुलेट होते हैं, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर जैसे इस पे हम समास में देख रहे हैं, गंगा घोड़ा पुस्तक ये हो गया पूर्व पद, दूसरे में क्या हो गया उत्तर पद, जल सवार और आलय ये उत्तर पद है। समास रचने से बने रचने से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जैसे यहाँ पर गंगा जल घुड़सवार पुस्तकालय इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, समास को क्या किया जाता है, विग्रह किया जाता है, बता दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण दिया गया है बच्चों, गंगा जल, गंगा धन जल, गंगा का जल, विग्रह किया गया घुड़सवार, घुड़धन, घोड़ा धन सवार, घोड़े पर सवार, चंद्रमुख, चंद्रधन मुख, चंद्रसा मुख। ठीक है, चलिए समास के कितने भेद है, प्रश्न आ जाते हैं। समास के 6 भेद हैं। क्या क्या समास है, देखिए यहाँ पर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। ठीक है, याद रखना है समास को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है, अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक एक समास को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है ना, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है अर्थात विशेष्य होता है और पूर्व पद गौण होता है। तो इसमें मुख्य कौन सा पद है, उत्तर पद मेन है, प्रमुख है, और पूर्व पद क्या है, गौण है। मतलब उत्तर पद विशेष्य होगा, पूर्व पद विशेषण होगा, इसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, और तत्पुरुष समास के पहले विभक्ति मतलब परसर्ग लगता है, क्योंकि हम जानते हैं तत्पुरुष समास को भी यदि उसे भाग किया जाए, तत्पुरुष समास को भी बताया जाता है, 6 भागों में बांटा गया है। कर्म कारक की विभक्ति लगने पर यहाँ कर्म तत्पुरुष, करण कारक की विभक्ति लगने पर करण तत्पुरुष, इसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो कितने हो गए यहाँ पर देखिए आप, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष 1 हो गया, कर्ण तत्पुरुष 2, संप्रदान तत्पुरुष 3, अपदान तत्पुरुष 4, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष 6 भागों में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो कर्म तत्पुरुष में बहुत आसान है, गृहागत होगा, गृहागत दिया गया होगा, गृह को आगत विग्रह करके किया गया है, विश्वम्भर विश्व को भर। कर्ण तत्पुरुष में तुलसीकृत, तुलसी से कृत, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। उसी तरह संप्रदान तत्पुरुष में देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर। एक बात याद रखिए दोस्तों, समास और कारक, यदि आप कारक को अच्छी तरीके से अध्ययन किए होगे, आप लगभग समास में आप लगभग आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हो, क्योंकि कारक में जो विभक्ति चिन्ह प्रयोग हुआ है, आप जैसे जानते होंगे कर्ता कारक ने, कर्म का कर्म कारक का को, ये सब विभक्ति चिन्ह है। तो समास में भी उसी तरह यहाँ पर विभक्ति परसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहां से भी आप लिंक कर सकते हो। चलिए आगे, अपादान तत्पुरुष मतलब यहाँ पर जन्मान दिया है, जन्म से अंध, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष में पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, गृह लक्ष्मी, गृह की लक्ष्मी, पराधीन, पर के अधीन। समझ गए आप। अधिकरण तत्पुरुष क्या है, स्नेह में मग्न, अपवीति, आप पर विधि। तो बच्चों याद रखिए, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है। ठीक है, अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है मतलब विशेष्य होता है, और पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है ना, कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे जिस समास का पूर्व पद विशेषण या उपमावाचक उत्तर पद विशेष्य, हाँ
यहाँ पर देखो पूर्व पद विशेषण, उपमावाचक और उत्तर पद विशेष्य होता है। मतलब यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, और यहाँ पर उपमेय और उपमा से भी क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है कर्मधारय समास में। ठीक है, ये चीजों को भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर उदाहरण कुछ देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। यदि आप ध्यान से ना देखो तो आपको एक जैसे ही लगेंगे, तो उसका भी कुछ नियम है, उसे ध्यानपूर्वक देखना जरूरी है, तब जाकर आप परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक जैसे ही लगेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, नील गाय। नील क्या है, विशेषण, गाय विशेष्य है, अर्थात किसे बोला गया, नीली गाय को। पीतांबर, पित विशेषण, अंबर विशेष्य। पीतांबर मतलब पीला वस्त्र जो पहने हैं, ठीक है ना, बताया गया है पीला वस्त्र कौन पहनते हैं, पीतांबर, भगवान, पीला वस्त्र भगवान विष्णु जी पहनते हैं ना। पीतांबर, पीत विशेषण और अंबर विशेष्य। पीत अर्थात पीला, अंबर होता वस्त्र, पीतांबर। आगे महादेव, महादेव में महाविशेषण, देव विशेष्य, मतलब महान देवता कौन, भगवान शिव जी को बोला गया है। कमल नयन, कमल जिससे उपमा दी जा रही है, कमल नयन, ठीक है, जिससे उपमा दी जा रही है अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है, और नयन जिसकी उपमा दी जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कमल नयन में कमल हो गया विशेषण और नयन हो गया विशेष्य। तो कमल अर्थात विशेषण, मतलब ये हो गया आपका पूर्व पद, और नयन हो गया उत्तर पद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। घनश्याम, घनश्याम क्या है, घन जिससे उपमा दी जा रही है, श्याम जिस गुण के संबंध में उपमा दी गई हो। याद रखना कर्मधारय समास में यदि आपको पीताम्बर दे दिया गया होगा या आपको महादेव दे दिया गया होगा या आपको नील गाय दे दिया होगा, उसमें आपको देखना है उत्तर पद मतलब प्रमुख कौन है, प्रमुख कौन है, और आपका पूर्व पद मतलब गौण कौन है। ठीक है, ये चीजों का आपको ध्यान पूर्वक देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख चंद्र, मुख जिसकी उपमा दी जा रही है, चंद्र जिससे उपमा दी जा रही है, मुख रूपी चंद्र मतलब चंद्र के समान मुख। ठीक है, अभी हम लोग बच्चों देखेंगे दिग्गु समास। दिग्गु समास क्या है, दिग्गु समास बहुत आसान है, इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसको पहचानने का सही तरीका होता है क्या, संख्या। आप देखोगे शब्दों में आपको एक नंबर की तरह, संख्या की तरह आपको पता चलेगा। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, वो दिग्गु समास कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास प्रायः समूहवाची होता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, चौमासा, देखो चौ मतलब किसे बोला गया, चार को, धनमास, चौमासा चार मासों का समूह। तिराहा, तीन धन रहा, तीन राहों वाली स्थिति। पंचवटी, पंच मतलब पांच, धनवटी, पंचवटी पांच वट वृक्षों वाला स्थान। शताब्दी, शत मतलब सौ, धन अवधि, 100 अब्दों वर्षों का संग्रह। अभी देखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में याद रखो, इसमें ना कोई पूर्व पद प्रधान होगा ना कोई उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, इसमें ये कोई पद ही प्रधान नहीं होंगे। क्या बोला गया है इस पे, ना जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान हो और ना उत्तर पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ दोनों गौण हैं और दोनों मिलकर एक तीसरा पद बनाते हैं। ठीक है, क्या है, जैसे पीताम्बर, देखो पीताम्बर, पीताम्बर शब्द को लें, यहाँ पर इसका एक विग्रह हो सकता है। पीत मतलब पीत धन अंबर, पीला कपड़ा, पीला कपड़ा कौन किए हैं, भगवान कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी किए हैं। माफ करना, मैं विष्णु जी बता दिया था, यहाँ पर कृष्ण जी हैं। ठीक है ना, पीताम्बर, पीताम्बर में तो पीत धन अंबर मतलब पीला कपड़ा
पर यदि संदर्भ में, मतलब यहाँ पर आपको देखो, मैं आपको बताया था ना बच्चों, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में लगभग शब्द एक ही जैसे हैं। आप कैसे पहचानोगे? देखो, परीक्षा में यदि आपको प्रश्न आएंगे ना, वो विग्रह करके ही आपको प्रश्न पूछेगा। कुछ कुछ क्षेत्र में वो डायरेक्ट पूछ देता है, लेकिन आपको शब्दों को याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कर्मधारय समास में भी पीताम्बर दिया गया था, तो यदि आपको पूछ देगा पीताम्बरी कौन सा समास है, यदि एक ही शब्द बहुब्रीहि में भी जो है, कर्मधारय में भी वही शब्द है, तो यदि 4 ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन में दोनों ऑप्शन जैसे बहुब्रीहि है या कर्मधारय है, ये दोनों एक ही ऑप्शन में नहीं देगा यदि सेम शब्द है, समान शब्द है। यदि आपको प्रश्न ऐसा पूछेगा, दोनों यदि एक ही ऑप्शन में भी दे रहा होगा, लेकिन उसमें से यदि आपको ऐसा पूछा, वो पीताम्बर, पीला वस्त्र परिधान किए हैं जो, उन्हें क्या कहते हैं? इस तरह करके 4 ऑप्शन देगा, विग्रह करके पूछ देगा ये, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दिया क्या गया है बच्चों ना, यहाँ पर दिया गया है पीत धन अंबर, पीला कपड़ा, पर यदि संदर्भ कृष्ण को बोला जाता है, ठीक है, इसको विग्रह कर दिया गया है, पीला है कपड़ा जिसका, किसका? वो कृष्ण जी का, ठीक है। पीला है कपड़ा जिसका, मतलब 2 पद मिलकर एक तीसरा पद को बनाते हैं। इस विग्रह को पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण है, प्रधान तीसरा पद को बनाते हैं, अर्थात कृष्ण। जो रिजल्ट आया, पीला कपड़ा परिधान किए हैं जो, कौन? कृष्ण जी के हैं, ठीक है। इसी तरह नीलकंठ, नील धन कंठ दोनों गौण है, कंठ जिसका अर्थात शिव जी। दशानन, 10 धन आनंद दोनों गौण है, दश आनंद मुख अर्थात रावण। त्रिलोचन, त्रिधन लोचन दोनों गौण है, 3 है लोचन नेत्र अर्थात शिव जी। वीणा पाणी, वीणा धन पाणी दोनों गौण है, वीणा है पाणी इसका अर्थात सरस्वती। चतुर्भुज, चतुर्भुज देखो बच्चों, चतुर्भुज, चतुर्भुज में चतुर्धन भुज दोनों गौण है, मतलब 4 है भुजा जिसकी, अर्थात किनकी? विष्णु की। ये परीक्षा में इस बार आपको आरएसटी एग्जाम में ये पूछी गई थी, ठीक है दोस्तों। देखो, चतुर्भुज, चतुर्धन भुज दोनों गौण है, 4 है भुजा जिसके, विष्णु जी को कहा जाता है। तो बच्चों याद रखना, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में पहचानो कैसे। कर्मधारय समास में यदि आपका कोई शब्द दे दिया गया है, तो उसे आपको डायरेक्ट याद रखना है। वो शब्द मतलब उसमें पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है। आप जानते हो पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है। तो यदि आपको चरण कमल पूछे हो, कमल नयन हो जाए, या नीलगाय हो जाए, या पीताम्बर हो जाए, ठीक है, आपको देखना है उत्तर पद कौन सा है और पूर्व पद कौन सा है, और वो जो शब्द है वो शब्द एक दूसरे से तुलना कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यदि आपको ना भी आए, आप क्या कर लेना, उसे विग्रह कर लेना मन मन, जिस तरह पीताम्बर, क्योंकि कर्मधारय समास में हे, जो, इस तरह शब्द प्रयुक्त होते हैं। पीताम्बर, पीला, पीला वस्त्र परिधान किए हैं जो, ठीक है, हे जो आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। नील गाय, नीला है जो गाय, नीला है जो गाय, ठीक है। इस तरह आप उसे विग्रह कर सकते हो, लेकिन बहुव्रीहि समास पूरी तरीके से व्याख्या करना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पर दिया है ना, चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसकी, अर्थात विष्णु को कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। देखो यहाँ पर डिफरेंस भी दिया गया है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में एक से पद होते हैं, किंतु भेद यह है कि यदि उत्तर पद प्रधान हो तो कर्मधारय, यदि कोई पद प्रधान नहीं है, अर्थात दोनों गौण है, बहुव्रीहि, समझ गए, दोनों पद प्रधान ही नहीं है, बहुव्रीहि है, और सिर्फ उत्तर पद प्रधान है तो कर्मधारय समास है। यहाँ पर पीताम्बर दिया है ना, पीलाम्बर कर्मधारय, कृष्ण मतलब बहुव्रीहि। चलिए, अंतिम क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो आप आसानी से पहचान लोगे। द्वंद्व समास में जो शब्द है, इसके दोनों पद प्रधान होंगे, शब्द के दोनों तरफ प्रधान होंगे। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। माँ बाप, देखो द्वंद्व समास में और एक आपको ट्रिक्स में बता दूं, शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह लगे होंगे, शब्दों के बीच
विच योजक चिन्ह लगे होंगे, माँ बाप, भाई बहन, घी शक्कर, इसके विग्रह में जोड़ने वाले और को लाया जाता है। माँ और बाप, भाई और बहन, ठीक है, घी और शक्कर। कभी कभी इस और का भी विस्तृत अर्थ होता है। यहाँ द्वंद्व समास में और का ये भी प्रयोग होते हैं इसको। यदि आप विग्रह करो तो और का को लगाकर भी विग्रह कर सकते हो। लेकिन इसका आसान तरीका है, पहचानने की तरीका इसकी क्या है ना, आप देखोगे परीक्षा में योजक चिन्ह मस्ट प्रयोग हुआ होगा, ठीक है। नर नारी, और दोनों जो पद है एक दूसरे से कोई किसी से कम नहीं, पूरा क्या होगा, प्रधान हुआ होगा। नर नारी, माता पिता, भाई बहन, ठीक है ना। चलिए अभी आगे देखेंगे अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में बच्चों इसमें क्या है, इसमें पूर्व पद अर्थात प्रधान होता है, उत्तर पद गौण होता है, मतलब पूर्व पद प्रमुख होता है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है, पूर्व पद अव्यय होता है तो समस्त पद की रचना को अव्ययभाव समास रचना कहते हैं। पूर्व पद अव्यय होते हैं। देखो बच्चों, अव्यय का और एक पर्याय याद रखो। अव्यय मतलब क्या, जो शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं उसको भी अव्यय कहा जाता है। अब व्याकरण में अव्यय क्या है आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अव्यय भाव में आप याद रखना, पूर्व पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद इसके प्रधान नहीं होते हैं। जिस तरह दिया गया प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, दिन दिन। विग्रह किया गया यथा समय, यथाधन समय, समय के अनुसार। आमरण, आधन मरण, मरण तक। बेखटके, बे मतलब बिना, धन खटके, बिना खटके। भरपेट, भर धन पेट, पेट भर। यहाँ पर देखो बच्चों क्या क्या यहाँ पर प्रमुख आया है। देखो प्रतिदिन में ना, प्रतिदिन में प्रति प्रमुख मतलब प्रधान है ये। अच्छा, यथा समय में यथा प्रधान है, ठीक है। थोड़ा इरेज कर दूं मैं बच्चों, आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। यथा समय यथा प्रमुख है, आमरण में आ प्रमुख है, बेखटके में बे खटके बे प्रमुख है, भरपेट में भर प्रमुख है। यहाँ पर दिया है ना प्रति, यथा, आ, बे, भर आदि ये सब अव्यय हैं। और अव्यय को पहचानने का तरीके से देखोगे, इसका प्रथम पद में आपको जो आपको शब्द होंगे, वो शब्द में प्रधान तो दिखे ही होंगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होंगे जो छोटा छोटा प्रतीत होता होगा। इस तरह यहाँ दिया गया आमरण ना, आमरण में आ क्या है, छोटा लग रहा है ना, आ। यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो याद रखो बच्चों, समास जो है ना, समास को हर एक एक समास में नियम को जानना बहुत जरूरी है। किसके आधार पर कौन सा पूर्व पद प्रधान है, कौन सा उत्तर पद प्रधान है, किसके आधार पर कैसे विग्रह किया जाता है, इसे अच्छी तरीके से आपको याद रखना है बच्चों। और आपको मैं दूसरा भी बता दूं, आपको कुछ कुछ शब्द हैं उसे भी आप इंटरनेट में भी आप सर्च करके प्रैक्टिस कीजिए। घर पे भी आपके किताबें होंगे बच्चों। यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिस्ट भी दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर अव्यय भाव समास में दिया है ना, यहाँ पे यथा विधि, यथा स्थान, यथा संभव, आजन्म, आमरण, प्रतिदिन। इस तरह आपको पूरा आपके बुक्स में होंगे, इस सबको प्रैक्टिस करना है, ताकि ये इतने में से ही आपको ऐसे ही शब्द में से कोई शब्द पूछ देता है एग्जाम में प्रत्यक्ष, निडर। तत्पुरुष में उसे ही क्या है, स्वर्ग प्राप्त, गगनचुंबी, चिड़ी मार, गिरहकट, देशभक्ति, ठीक है ना, जन्मांध, रस भरा, गुण भरा, ये सब तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास में क्या है, देखो महाजन, पूर्व काल, पीताम्बर, देख रहे हो ना, शुभागमन, नीलकमल, सद्गुण, ठीक है। काली मिर्च, खड़ी बोली, या देखो महत्वपूर्ण है, पूछ देगा। बहुत बच्चे नहीं भी, बहुत बच्चों ने सुना भी नहीं होगा, खड़ी बोली, ठीक है। शिव दिन, लाल पीला, ये सब याद रखना है बच्चों। दिग्गु में क्या है, दिग्गु में त्रिभुवन, त्रिलोक्य, चतुष्पदी, पंचवटी, त्रिकोण, चौमासा, चौवन्नी, पंच प्रमाण। और द्वंद्व में माता पिता, गाय बैल, देखो माता पिता है यहाँ पर, गाय बैल, दाल रोटी, हुक्का पानी, बेटा बेटी। याद रखो, यदि द्वंद्व समास में लगभग योजक चिन्ह आते हैं, यदि भी योजक चिन्ह नहीं आए, लेकिन ये शब्दों में से आपको ध्यान पूर्वक देखना है ये क्या पूछेगा। और याद रखो, जो पद होते हैं देखना,
एक पद दूसरे पद पूरा प्रधान ही होंगे, कोई किसी से कम नहीं होगा। जैसे जैसे यहाँ पर देखो बासन बर्तन लिखा है ना, बासन और बर्तन दोनों प्रधान है। मारपीट मारधन पीट प्रधान है। दिया बत्ती चाल चलन। खान पान घर द्वार। अन्न जल बहुत आता है, पूछा जाता है प्रश्न, अन्न जल, अन्न और जल दोनों समास है। ठीक है। देन देन, जंगल झाड़ी, आगा पीछा। ठीक है। अभी बहुब्री समास, अनंत, कृतकार्य। ठीक है। भारा सिंह, हंसमुख, निर्जन, विमल, दशानन बहुब्री समास है ये। त्रिकोण, चौलड़ी। हाँ, और एक देखो याद रखो बहुब्री समास में जो दिग्गु समास के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुब्री समास में भी पूछ देता है, लेकिन उसमें दिग्गु समास नहीं रहेगा, बहुब्री समास रहेगा। जैसे यहाँ पर दे देगा त्रिकोण दिया है, चौलड़ी। ठीक है। आपने तो सुना होगा, अरे त्रिकोण है चौलड़ी हो तो है मतलब ये दिग्गु समास होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया होगा वो। ठीक है ना। तो वहां पर आपको पूछेगा कर्णधारा है या बहुब्री है, या और कुछ दो ऑप्शन गलत दे देगा। देखो यहाँ पर चतुर्भुज, चतुर्भुज भी है ना दोस्तों। ठीक है। ये सब आ जाते हैं किस पे, बहुब्री समास में। नीलकंठ, चक्रपाणी। बच्चों ये सबको आपको अच्छी तरीके से अध्ययन करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छी तरीके से आज की महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम, व्याकरण के महत्वपूर्ण एक टॉपिक्स समास को आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप अच्छी तरीके से नियम को याद रखिए, घर पे अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको आज के महत्वपूर्ण विषय से संबंधित आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। यदि आपको डाउट्स है, यदि कुछ सुझाव देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। दोस्तों देखिए हमारी क्लासेस अभी रोज प्रतिदिन अभी कंटिन्यू निरंतर चलती रहेगी। ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी आगे आने वाली है और कुछ वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए हम निरंतर सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करवाएंगे जो भी कोर्सेस है। जैसे अभी EMRS मतलब एकलव्य मॉडल स्कूल की अभी वैकेंसी आई है, उसकी एग्जाम परीक्षा होगी, उसके रिलेटेड जो जितने भी सिलेबस हम सभी कवर अप कराएंगे। रोज क्लासेस भी हमने शुरू कर चुके हैं क्लासेस हम। UGC नेट पाठ्यक्रम उसके भी क्लासेस होगी। ठीक है बच्चों। UGC नेट के पाठ्यक्रम के भी एक टॉपिक्स देवनागरी, देवनागरी लिपि के संबंधित मैंने एक टॉपिक्स कल डाल दिया है। आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, ये वीडियो खत्म होने के बाद आई बटन में आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ही का चैनल लर्न हिंदी एक्सप्रेस है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे बहुत अंदर से मोटिवेशन हो, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपका भी सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि ये आप ही का चैनल हिंदी ज्ञान है। आप बहुत इसे पहले भी आप बहुत अच्छे से प्यार दे रहे थे, मुझे उम्मीद है आप अभी भी दोगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम नए टॉपिक्स के साथ, नए विषय के साथ। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।